गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अपन पढ़ रहे थे 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था अपना, जिसमें अपन ने दो टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था मोल कॉन्सेप्ट और सेकंड टॉपिक था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, आज अपन 11th के फर्स्ट चैप्टर के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास, किसी भी कोई भी एटम है तो उसका मास कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करें जैसे एटम जो है वो क्या है, एटम एक लाइटेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, एटम जो है क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल है। ठीक है, तो इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कारण इनका जो मास है वो इजीली फाइंड नहीं किया जा सकता था। जैसे 19वीं सेंचुरी की बात करें, जैसे अपन कि पहले जो 19वीं सेंचुरी तक एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते थे। ठीक है, कैसे फाइंड किया जाता था, तो उसमें एटॉमिक मास जो है बच्चों, इसमें एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते थे कि कोई एक एटम है तो उसके रिलेटिव मास से दूसरे एटम के मास को अपन फाइंड करते थे। यानी अपन यूँ कह सकते हैं किसी एक एटम को मास को फिक्स करके उसके रिलेटिव किसी दूसरे एटम के मास को फाइंड किया जा सकता था। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, अगर आप मार्केट में शुगर लेने जाओगे, ठीक है, तो आप मार्केट में शुगर लेने जाओगे तो 1 किलो शुगर लेने जाओगे, तो जो शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा, आपको 1 किलो की बाट जो हो एक तरफ क्या रखेगा, 1 किलो का बाट, और एक तरफ क्या उसको क्या करेगा, मेजर करेगा, वेट करेगा। तो जो ये 1 किलो का बाट जो होगा वो अपनी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिलेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ठीक है, तो उसी तरह से 19वीं सेंचुरी में भी क्या करते थे, किसी एक एटम के मास को फिक्स करके उसके सापेक्ष उसके रिलेटिव दूसरे एटम को क्या कर सकते हैं, उसमें मास को फाइंड किया जाता था। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम जो था, हाइड्रोजन एटम को रिलेटिव मास के रूप में यूज किया गया। ठीक है, फिक्स कर लिया गया, तो हाइड्रोजन एटम के मास को 1 फिक्स कर लिया और उसके सापेक्ष उसके रिलेटिव दूसरे एटम जो थे उसके मास को डिफाइन किया गया, फाइंड किया गया। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान रखना ये 19वीं सेंचुरी की बात थी। एट प्रेजेंट जो अपन जो मेथड यूज करते हैं या फिर जो सिस्टम यूज किया जाता है वो सिस्टम है कार्बन 20। ठीक है, कार्बन 20 को एक स्टैंडर्ड मेथड के रूप में यूज किया गया। ठीक है, स्टैंडर्ड कार्बन 20 को किस तरह के रूप में, एक स्टैंडर्ड मेथड के रूप में यूज किया गया और उसके रिलेटिव दूसरे एटम जो थे उन दूसरे एटम का मास फाइंड किया गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर समझना, जैसे यहाँ पर कार्बन 20 जो है उसकी आइसोटॉप, उसका जो आइसोटॉप था जिसको अपन लिखते हैं C12, जिसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं C12, उसको एक स्टैंडर्ड मेथड के रूप में उसको यूज किया गया और उसके रिलेटिव दूसरे जो एटम थे उन एटम का क्या किया गया, एटॉमिक मास फाइंड किया गया। ठीक है, तो बच्चों समझना, जैसे अपन बात करें कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास 12। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है, 12। अब ध्यान देना यहाँ पर, जैसे हम बात करें कार्बन में 6 तो कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, और 6 कौन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, 6 तो कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, 6 कौन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन, और 6 प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो प्रोटॉन नंबर है किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, 6, न्यूट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होते हैं इसमें, 6, और इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, 6, क्योंकि कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो प्रोटॉन पर चार्ज +6 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा हो जाएगा, -6, तो टोटली क्या हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, बट अपन जैसे आप जानते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो ओनली और डिपेंड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, किसी भी एटम का मास जो इस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ध्यान दें यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पर लिख देते हैं, तो प्रोटॉन का मास देखें। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, आपको सभी को पता होगा 1.67 × 10⁻27 ग्राम। ठीक है, ये किसका मास है, एक प्रोटॉन का मास है। ठीक है, इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन वो भी इक्वल ही है, सेम है, थोड़ा बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से बट इतना ही है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9.1 × 10⁻31
kg, और इसको ग्राम में लिखो तो इसको लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻27 ग्राम। ठीक है, ये किसकी मास हो गए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 6। न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 6। और इलेक्ट्रॉन के मास जो है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ऐड नहीं होता है। तो अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं, कार्बन का जो एटॉमिक मास है किस पे डिपेंड होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है इसमें? 6। और न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 6। तो टोटली अपन कह सकते हैं 12। और एक प्रोटॉन का मास कितनी इक्वल है? 1.6 × 10⁻27 ग्राम, और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इक्वल ही है। तो टोटली डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं 1.67 × 10⁻27 ग्राम। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पर एक मजेदार बात रखना कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU क्या है? जिसको अपन लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1.67 × 10⁻27 ग्राम। यानी ये जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी? 1 AMU की इक्वल होगी। ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 1 AMU की इक्वल होगी। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 12 AMU। ठीक है, तो एक कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास जो होगा वो मास किसके इक्वल होगा? 1 एटम कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12 AMU। ठीक है, ये जो मास आया वो मास किसका आया? केवल एक कार्बन एटम का आया। ये मास किसका आया? केवल एक कार्बन एटम का आया। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 कार्बन एटम का जो मास है वो किसके इक्वल है? 12 AMU। ठीक है, अब जैसे मैं बात करें यहाँ पर, समझना बच्चों, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। ठीक है, अब अपने को कितने कार्बन एटम का मास निकालना है? 1 एटम कार्बन, सॉरी 1 मोल कार्बन एटम का मास निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि 1 मोल जो होता है उस 1 मोल की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ठीक है, याद है आपको बच्चों? पिछले वीडियो में जैसे अपन ने देखा था मोल्स की क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें मैंने बताया था 1 मोल जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी? अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होगी। ठीक है, और अवोगाड्रोस नंबर कितना है? 6.022 × 10⁻23। 6.022 × 10⁻23। तो ये किसके लिए हो गया? 1 मोल के लिए हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर एक मोल के लिए, सॉरी एक एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना है? 12 AMU। तो इतने कार्बन एटम के लिए का मास कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये तो कितने एटम के लिए मास है? एक एटम का मास है। समझ में आ रहा है या नहीं? ये एक कार्बन एटम का मास है। अपन टोटल यूं बोले कि एक मोल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं? एक मोल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं? तो एक मोल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं? 6.022 × 10⁻23। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पर इतने कार्बन एटम का मास किसके इक्वल हुआ? क्या हो जाएगा? इतने कार्बन एटम का मास कैसे फाइंड करेंगे? तो नॉर्मली यहाँ पर 1 मोल कार्बन एटम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 × 1.67 × 10⁻27 इनटू मल्टीप्लाई करना इसको 10⁻23। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। किसका मास आ जाएगा? 1 मोल कार्बन एटम का मास आ जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जैसे इसको अपन मल्टीपल करें 1.67 इनटू मल्टीपल करें 6.022, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो लगभग 10 के इक्वल आएगी। किसकी इक्वल आ जाएगी? लगभग 10 के इक्वल आ जाएगी। और 23 और 24, ठीक है, ध्यान रखना पर। तो ये 24, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो लगभग यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 होगा। ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ
1 मोल कार्बन एटम, ध्यान देना है ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, 1 मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। तो ध्यान देना यहाँ पर बहुत अच्छी बात, यहाँ पर देखना 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना आ रहा है, 12 आईएम, समझ में आ रहा है, और 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना आ रहा है, 12 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को करना क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर एक अच्छे से सिंपल वे में आप इतना ना करते हुए आप सीधा इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, तो अपने को क्या करना है, जो भी एक मोल का एक सिंगल एटम जो होगा उसका जो वैल्यू जो एटॉमिक मास होगा उसके पीछे अगर ग्राम लगा दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 मोल की आ जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो किसका हो गया, सिंगल एटम का। अगर इसको 1 मोल कार्बन एटम का, वो 1 मोल कोई भी एटम है उसका अगर अपने को मास निकालना है तो जो यूनिट है उस यूनिट को अपन किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में लिखेंगे, तो ग्राम में लिखते ही वो यूनिट की वो मास इसका हो जाएगा 1 मोल एटम का, और एएमयू में लिखोगे तो वो मास किसका हो जाएगा, एक सिंगल एटम का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये जो था वो कौन सा था, यही अपन इसी तरह से अपन किसको फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड एटम को के रूप में किसको यूज किया, स्टैंडर्ड एटम के रूप में किसको यूज किया, हमने कार्बन 12 के आइसोटोप को यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से अपन नॉर्मली इसी फॉर्मूले से जैसे अपन ने यहाँ पर बात की, तो एएमयू की अपन को डेफिनेशन निकालनी है, तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना, तो 1 कार्बन एटम जो मास होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम किसके इक्वल है, 12 एएमयू, तो 1 एएमयू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 एएमयू की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एक एमयू जो एक एटॉमिक मास यूनिट है, ये 1 एमयू की किसके इक्वल होगा, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपना एटॉमिक मास और ये क्या हो गया, एएमयू उतार लो इसको अच्छे से। उसके बाद में एक अनदर दूसरा एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक मास अपन किस तरह से फाइंड करते हैं और एएमयू किस तरह से, एएमयू में वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, ये बच्चों बता दो। जैसे आप ऑक्सीजन की देखें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। बट एटॉमिक मास जो डिपेंड करता है वो एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है, ओनली फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर मास ऑफ 8 है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास पता है आपने को, तो यहाँ पर सीधी वैल्यू लिखना है इसको 16 into 1.67 into 10 to power minus 24 ग्राम, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 एएमयू, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 एएमयू, तो इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 16। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। किसका मास फाइंड करना है अपने को, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड करना है। तो पहले मैं अगर आपको डायरेक्ट मैंने बताया था, या तो आप क्या कर लो, जो भी एएमयू में वैल्यू गिवन है उसको अपन सीधे पीछे क्या लिखा दें, ग्राम लगा देंगे, तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 मोल जो मास होगा उसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 16 ग्राम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसका मास हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। बट अगर आपको लिखना है तो ध्यान रखना यहाँ पर 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.00 6.022 into 10 to power 23 कितने मोल, 16 into 1.67 into 10 to power minus 24, 1 एएमयू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी मैंने पहले बताया था, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 10 की, इन दोनों को लगभग किसकी इक्वल आ जाएगी, 10, 6.022 into और 1.67 को मल्टीपल करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग किसकी इक्वल आ जाएगी, 10 के इक्वल आ जाएगी, और यहाँ से 10 to power 23
और -10⁻24, तो ये कट के कितना हो जाएगा 10, 10, 10 से कट के कितना हो जाएगा 1, तो सीधी इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 ग्राम। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। तो अपन इस तरह से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक मास, और इसी तरह से 1 मोल जो कार्बन जो भी एटम होगा उसका मास फाइंड कर सकते हैं, और सिंगल एटम का मास जो होगा वो किसके रूप में फाइंड करेंगे अपन, नॉर्मली एएमयू में, और मोल के रूप में फाइंड करना है तो इसमें हो जाएगा ग्राम में। ठीक है बच्चों, उतार दो इसको। तो बच्चों अपन ने पढ़ लिया एटॉमिक मास। अब नया टॉपिक अपन है जैसे है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, समझना बच्चों। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे आप पता होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। तो समझना यहाँ पर, जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक तरफ से यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला। समझना यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लिखें एथेन, ठीक है, एग्जांपल के रूप में लिख लें एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6, ठीक है। तो ध्यान देना ये जो होगा ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो नंबर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। वो उसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एटम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C2H6, ठीक है। बट इसका एम्पिरिकल फार्मूला अपन कैसे फाइंड करें, ठीक है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला अपन कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो भी एटम प्रेजेंट है उन एटम का जो सिंपलेस्ट रेशो जो होगा, होल नंबर जो रेशो होगा, वो क्या कहलाएगा, वो जो देगा वो कौन सा देगा एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। समझना है। जैसे बच्चों अब यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन और एथेन में कौन कौन एटम प्रेजेंट है, एक तो कार्बन और एक हाइड्रोजन कौन प्रेजेंट है, एक तो कार्बन प्रेजेंट है और एक दूसरा कौन प्रेजेंट है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6, ठीक है। तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो जो हो जाएगा वो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ध्यान देना, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:3, यानी कार्बन के एटम कितने प्रेजेंट होंगे 1 और हाइड्रोजन के एटम कितने प्रेजेंट होंगे 3, यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो कौन सा हो जाएगा CH3। यही जो होगा उसी को अपन क्या कहते हैं एम्पिरिकल, इसी को अपन क्या कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल समझना, जैसे अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, किसकी बात करें ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होंगे वो तो इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ग्लूकोज की एग्जैक्टली नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है 6, हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है 12, ऑक्सीजन एटम कितने प्रेजेंट है 6, ये तो इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा, सिंपलेस्ट रेशियो किसको देगा एम्पिरिकल फार्मूला देगा। जैसे अपन यहाँ पर बात करें तो कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 6, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा 1:2:1। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1, यानी अपन कह सकते हैं इसमें कार्बन एटम कितने प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। तो ये जो होगा वो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, ये क्या हो जाएगा ग्लूकोज का क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये तो एकदम सिंपल वे में अपन फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो उसका सिंपलेस्ट जो रेशियो होगा, वो सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा, होल नंबर रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा एम्पिरिकल फार्मूला, वो अपने को क्या देगा एम्पिरिकल फार्मूला देगा। तो नॉर्मली अपन यहाँ लिख सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ constituent particle atom of any compound,
ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है, या किसी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होंगे उसका जो एटम जो होंगे, कंस्टिट्यूएंट एटम जो होंगे, उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। बट यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो बच्चों ये तो इजी वे में अपन एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब समझना बच्चों, यहाँ पर नॉर्मली हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, क्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू फिक्स नहीं है, n की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर अपने को n की वैल्यू फाइंड है या एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड है तो अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड है तो अपन क्या, और n की वैल्यू फाइंड है तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समझना है यहाँ पर, जैसे मैं बात करूँ C2H6, ठीक है। अभी मैंने बताया था एथेन के लिए मैंने यहाँ पर बताया था सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा वो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है, अब इसमें किसका मल्टीपल करें कि ये फार्मूला आ जाए, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, ये तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, ये कौन सा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूले में अपन किसका मल्टीपल करें, n का जो भी वैल्यू होगी n, उसमें किसका मल्टीपल करें कि ये इसमें चेंज हो जाए। तो नॉर्मली अपन n की वैल्यू अपन यहाँ पर कितनी पुट करें, 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C2H6 में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपने को अगर n की वैल्यू फाइंड है तो अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, या फिर अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर और एक फार्मूला अपन यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, समझना है आपको। जैसे मैं बात करूँ C2H6 और देखिए हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH3, ठीक है। ये तो इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। जैसे इसकी वेट निकालें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 2, तो कितने हो जाएंगे, 24 और 6 28 30, सॉरी कितना हो गया, 30 1 2 सॉरी इसको कंप्लीट करने का 24 और ये हो गया 6 और 8, यहाँ पर बात करें 12:3। अब ध्यान देना, इसका एटॉमिक मास 24 और इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 6। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास 12 और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 3। तो इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। एटॉमिक मास का रेशियो भी जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे अपन इसकी बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:4 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1:4, क्या हो जाएगा 1:4। तो यहाँ पर इनका एटॉमिक मास का जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अपने को n की वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड है तो अपन ये फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, इसमें किसका मल्टीपल करें, n की वैल्यू क्या पुट अप करें कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, समझ में आ रहा है यार। n की वैल्यू अपन क्या पुट अप करें, इसमें क्या रखें कि ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर किसका मल्टीपल करें, 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो एक यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अपन जनरेट कर सकते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है किसके लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और यही फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर या मोलर मास किसके इक्वल होगा, n इनटू इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर
कॉमनली दो फॉर्मूले अपन ने जनरेट किए, समझ में आया नहीं? इजी वे में पहले तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, और वही फार्मूला आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और इस जैसे अपन इसमें बात करें, इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो इसमें अपन बात करें, जैसे क्वेश्चन की बात करें अपन, कंपाउंड has 60 gram and its empirical formula find out मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखना क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर कंपाउंड हैज 60 ग्राम, ठीक है, एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, हैज मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ध्यान देना हो जाएगा मोलर मास, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक अच्छी बात ये है कि आपको हमेशा मोलर मास गिवन होगा, ठीक है। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो होगा आपको गिवन होगा, ठीक है। और आपको या तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए बोलेगा या फिर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या होगा, मोलर मास जो होगा वो क्या होगा, गिवन होगा। तो अपन यहाँ पर कैसे फाइंड करें, अपने को फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करें, देखो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है, यहाँ पर गिवन क्या क्या है आपको देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर अपने को एम्पिरिकल फार्मूला गिवन, ठीक है, मोलर मास गिवन है, और अपने को फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अपन कैसे फाइंड करें, तो सब ध्यान देना है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मोलर मास गिवन है, तो अपन इसका इक्विवेलेंट मास निकाले, जो इक्विवेलेंट फार्मूला है उसका मास निकाले। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, कार्बन कितने प्रेजेंट है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 कार्बन का प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। तो ये क्या आ गया अपना इक्विवेलेंट मास, ये क्या आ गया अपना इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जैसे मोलर मास गिवन है, इक्विवेलेंट मास फाइंड कर लिया, तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं अपन n, तो n क्या हो जाएगा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मोलर मास कितना गिवन है 60, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 30, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2, n की वैल्यू क्या आएगी 2। तो अपने को फाइंड क्या करना है, अब इजी वे में अपन फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में अपन यहां पर ध्यान रखें, इक्विवेलेंट फार्मूला गिवन है, इक्विवेलेंट फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और इक्विवेलेंट फार्मूला क्या है CH2। तो मल्टीपल करो यहां पर, कार्बन कितना हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे 2। ये अपना क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये अपना क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसी वे में इस टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले ध्यान रखना है, यहाँ पर अपन ने जो इजी वे में निकाले हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होगा n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, और मोलर मास जो होगा वो किसके इक्वल होगा n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अपने को इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन होगा, और अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी n, और उसके बाद अपने को किसकी वैल्यू फाइंड, जो भी अपने क्वेश्चन में गिवन है वो अपने को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों का इंटर कन्वर्जन आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो डालो एक क्वेश्चन, तो बच्चों ध्यान देना, एक न्यूमेरिकल अपन ने देख लिया है, एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर ध्यान देना, अलग टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें बन सकता है अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी 30 एंड एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है वेपर डेंसिटी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो अपने को पता है जैसे वेपर डेंसिटी का जो फार्मूला है, नॉर्मली वेपर डेंसिटी जो है वो किसकी इक्वल होती है, मॉलिक्यूलर मोलर मास
ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 2 into वेपर डेंसिटी। एक ये फॉर्मूला और याद रखना है आपको, ठीक है। मोलर मास जो होगा या मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो 2 into वेपर डेंसिटी, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वेपर डेंसिटी गिवन है, कितनी है यहाँ पर 30, तो 2 into 30, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा या मोलर मास जो होगा वो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो अपने को फाइंड क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, एम्पिरिकल फार्मूला। यहां से अपने क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। तो अपने को दो फार्मूले ये पता है, ठीक है। तो मोलर मास आ गया, एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा, यहां से एम्पिरिकल मास निकालो, एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है 1 2 और ये 16, 12 प्लस 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, या फिर अपन लिखे n इक्वल्स क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास 16, एम्पिरिकल मास 30, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अपने को फाइंड क्या करना है पहले n की वैल्यू, अब सीधे क्या करना है इसको, इस फार्मूला में से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है अपने को। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला n की वैल्यू कितनी आएगी 2 और एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है अपने, क्या हो जाएगा CH2O, तो मल्टीपल कर दो इससे, तो कार्बन कितने हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो ये अपना क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, अपना आंसर, ठीक है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान रखना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या गिवन हो, वेपर डेंसिटी गिवन हो सकती है, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या गिवन हो सकता है, वेपर डेंसिटी। बट अपने को ध्यान रखना है कि जो मोलर मास है वो मोलर मास जो होगा वो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। वेपर डेंसिटी का क्या होगा जस्ट डबल होगा, कौन, मोलर मास। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन या न्यूमेरिकल इस तरह से बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपन ने आज पढ़ लिया एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, और अपन ने पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और उसमें जो न्यूमेरिकल एम्पिरिकल फार्मूला में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, जो इसी पे डिपेंडेंट है एम्पिरिकल फार्मूला या जो कार्बन जो भी एटम प्रेजेंट होंगे उस पे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो कौन सा है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है बच्चों। तो इसको एक बार पढ़ लो अच्छे से, जो भी डाउट्स हो मैंने पहले बताया है आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या भी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर भेज सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।